सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्ज़िये और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर की वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। आज हम आप तक एक बहुत अहम खबर पहुंचा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 10 साल के बाद रियासती इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले ये इंतखाबात 2019 में मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 5 साल का अरसा गुजरने के बाद हो रहे हैं। मुइज़, क्या आप हमें बता सकते हैं इंतखाबात के बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात? बिल्कुल, मैं नाजरीन को इन इंतखाबात के हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करता चलता हूँ। ये इंतखाबात गुज़िश्ता साल दिसंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे। पहला मरहला 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, दूसरा मरहला 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को होगा। नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। कुल 90 नशिस्तों के लिए तकरीबन 87 लाख वोटर्स अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में 24 नशिस्तों के लिए वोटिंग हो रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सियासी वाक़या है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस इंतखाबात में कौन सी पार्टियां शामिल हैं? बिल्कुल रीबा, मैं नाज़रीन को इस इंतखाबात के हवाले से आगाह करूँ कि इस इंतखाबात में जो असल मुकाबला है वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के दरमियान है। और इस वजह से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि ये दोनों रहनुमा माजी में मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं। इसके अलावा भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो कि कश्मीर पे जिन्होंने आर्टिकल 370A जैसा को ख़त्म करने जैसे जुल्म किया, वो भी हिस्सा ले रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करके इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से एक बयान ने भारतीय मीडिया चैनल्स पर आग लगा दी है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंडियन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान का एक पेज पर होने की बात की है, इस हवाले से कि जहां तक 35A और आर्टिकल 370 का ताल्लुक बनता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ का इस अहम मामले पर क्या कहना था, आइए सुनते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर दिफा ने इस मामले पे कितना अहम बयान दिया और अरीफा, मेरे ख्याल में कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। और हम आपको बताएं कि उनके इस बयान ने पूरे भारत और भारतीय मीडिया में आग लगा दी है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की जाने से भी ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया गया है। हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हिज़्ब इख्तिलाफ PTI भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर एक पेज पर आ गए हैं। नून लीग के बैरिस्टर अकील और रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी का कहना था कि आर्टिकल 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नून लीग और PTI रहनुमाओं ने उम्मीद का इज़हार किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला ज़रूर उठाएंगे। नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि हमें सुनने में आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी बयान दिया है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ एक डिबेट करना चाहते हैं, जिसमें वो आर्टिकल 370 और 35A पर बात करेंगे। तो मुइज़, काफ़ी लोगों का तो कहना है कि ये शायद इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि एक तो ये कि ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वज़ीर दिफा हैं, और ये एक अलग किस्म की नौयत रखता है उनका डिबेट में पार्टिसिपेट करना। और दूसरा ये कि वो जयशंकर के ख़िलाफ़ किस तरह डिबेट करेंगे, जबकि जयशंकर एक काफ़ी कहते हैं कि बड़े ओपोनेंट है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, कहा तो जाता है कि जयशंकर एक काफ़ी सीजन डिप्लोमेट है, बट अगर हम तारीख देखें तो आपने ये नोटिस किया होगा नाज़रीन और रीबा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि जहाँ भी कश्मीर की बात होती है और एक मेरिट पर डिबेट की बात होती है, तो भारत ने कभी भी मसला कश्मीर पर मेरिट की बात करने के लिए कभी आगे नहीं आया। हमेशा इस मामले से कतराता ही रहा है, क्योंकि भारत को खुद पता है कि उसके दिल में चोर है। जो उन्होंने दिस इज़ वेरी एक्सेप्शनल कि ये लोग सेम पेज पर आने के लिए तैयार हैं। तो इस खबर के हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
नाज़रीन, आज हम अपनी अगली खबर में एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जहां पर जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर बहस है और उस पर काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है। निज़ाम भी नया तख्लीक किया जा रहा है और उसके साथ मुजाहरे भी हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इससे जो है अदलिया की जो स्ट्रेंथ है और जो जजों की इंडिपेंडेंस है वो मुतासर हो सकती है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मेक्सिको की, और मेक्सिको से एक इंतहाई अहम खबर पर बात करने जा रहे हैं। मेक्सिको के सदर आंड्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने एक मुतनाज़ कानून पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत मुल्क के तमाम जजों को अवामी वोट से मुंतखब किया जाएगा। ये एक तारीखी कदम है क्योंकि मेक्सिको दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जहां तमाम जजों को अवामी वोट से मुंतखब किया जाएगा। नाज़रीन, सदर ने इस कानून को साइन करते हुए कहा कि ये एक तारीखी दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया में करप्शन को रोकने के लिए यह कदम ज़रूरी था ताकि जज, मैजिस्ट्रेट और जस्टिस कानून की रूह को बरकरार रखें। कानून काफ़ी मुतनाज़ा रहा है। इसके खिलाफ मुल्क में शदीद मुजाहरे हुए, यहाँ तक कि मुजाहरीन ने सेनेट पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से कानून साजों को बहस मुलतवी करनी पड़ी और किसी महफूज जगह पर मुंतकिल होना पड़ा। सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि अमरीका और कनाडा जैसे तजारती शराकतदार भी इस कानून पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर केन सलाज़ार का कहना था कि ये तब्दीलियाँ मैक्सिकन जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकती हैं और मुजरिमों को सियासी तौर पर हौसला अफजाई करने वाले या गैर तजर्बाकार जजों का फ़ायदा उठाने की इजाज़त भी दे सकती है। अमरीका ने मेक्सिको को ख़बरदार किया है कि ये इस्लाहात मेक्सिको के कानूनी ढांचे पर सरमायाकारों के एतमाद पर मनफी असरात डाल सकते हैं। मेक्सिकन सदर का कहना है कि ये इस्लाहात आम शहरियों के मफादात को बेहतर बनाने के लिए या उनकी बेहतर खिदमत के लिए ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि पहले एक अक़लियत हुकूमत करती थी और जमहूरियत का सिर्फ ड्रामा था। मेक्सिकन सदर ने मज़ीद कहा कि 2018 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला उसके बाद से ख़ास तौर पर अदलिया, स्पेशली जो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उस पर काफ़ी तनकीद की। उनका ख्याल था कि आम शहरियों के मफादात की बेहतर खिदमत करने के लिए ये इस्लाहात ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं उनका ख्याल है कि इस कानून से अदलिया की सियासी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और मुंतखब जज सियासत से मुतासर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें वोट इकट्ठे करने होंगे। इस कानून के निफाज के बाद अब जून 2025 में पहली बार वफाकी जजों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के जजों के इंतखाबात होंगे, लेकिन इस इंतखाबी अमल में कई मुश्किलात का सामना हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेक्सिको सिटी में वोटर्स को 150 से ज़्यादा अहदों के लिए 1000 उम्मीदवारों की फहरिस्त में से जजों का इंतखाब करना होगा जिनमें से ज़्यादातर लोगों के बारे में आम आवाम को नहीं मालूमात। ओहदे के लिए वोटर्स को 10 तक पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम लिखने की इजाज़त दी गई है। एक तजियाकार का कहना है कि अगर कोई आर्जी हल ना निकाला गया तो सिर्फ बैलेट पेपर्स भरने में 45 मिनट लग जाएंगे। मेक्सिको की पैन अमेरिकाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेमी ओलाइजा गोंजालेस ने कहा है कि किसी भी मुल्क में, यहाँ तक कि सबसे पसमानदा मुल्क में भी, इस तरह का निज़ाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। कारोबारी रहनुमा को खदशा है कि इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होगी और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी ख़तरे में पड़ सकती है। यह ख़ास तौर पर बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि मेक्सिको की मईशत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत ज़्यादा अहम है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह नया निज़ाम कैसे अमल पैरा होगा और इसके क्या नताइज होंगे। क्या ये वाकई में अदलिया को ज़्यादा जवाबदेह और जमहूरी बनाएगा जैसा कि सदर लोपेज का दावा है, या फिर इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होगी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो हम सुनते हैं उसका भी हमें काफ़ी याद आता है जब मेक्सिको की सिचुएशन देखते हैं कि अदलिया बहुत रैपिडली और एक बहुत ड्रास्टिक पॉलिसी डिसीजन की वजह से चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका में ज्यूरी का सिस्टम है, ज्यूरी के सिस्टम को उन्होंने इन्वॉल्व किया है अपने जुडिशल सिस्टम में, लेकिन ये एक बिल्कुल ही मुनफरिद बात है कि जजेस को भी अवाम वोट करे और डेमोक्रेटिक वोट से जजेस नामजद हों। बिल्कुल अरीबा, आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया और मैंने तो जब से एक्चुअली इस कानून के बारे में पढ़ा है तो मैं तो बिल्कुल शशदर्द रह गया हूँ क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सिंस व्हेन डिड जजेस स्टार्ट डूइंग पॉलिटिक्स, और मतलब जजों का इस सियासी अमल और इंतखाबात से क्या काम है। और आपने भी सुना होगा और कानूनी ज़बान में एक कहा जाता है ना कि लेट जस्टिस टू बी डन इवन इफ़ द हेवंस फॉल। तो इस तरह तो फिर अगर इंसाफ का निज़ाम लोगों को खुश करने के लिए हो जाएगा, चाहे इवन अगर उसका फैक्चुअल पोजीशन से कोई ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि जजों की ये एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इंसाफ करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इससे किसका फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल, अगर
इंसाफ की ऐसी पोजीशन हो जो बेशक मेजॉरिटी को डैमेज भी कर रही हो, लेकिन वो क्योंकि इंसाफ की पोजीशन है उसका उन्होंने साथ देना है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इससे ये चीज़ें बिल्कुल एक बैक सीट पे चली जाएंगी और जो एक अदलिया का निज़ाम है उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, उसका बिल्कुल शफाफ होना ज़रूरी है, ये तो कहीं रहेगा ही नहीं। इनफैक्ट मोइज़, अगर अदलिया इंडिपेंडेंट ना हो तो उसके कई नुकसानात होते हैं और उसके कई नुकसानात हमें इस खत्ते में कई ममालिक में इंक्लूडिंग आवर ओन नज़र भी आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहती हैं जो आवाम के लिए नुकसानदेह हों या ऐसे काम करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकेंगे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंट जुडिशरी एक डेमोक्रेसी का बहुत ही अहम सतून है। एंड दिस विल कम्प्लीटली किक ट्रांसपेरेंसी आउट ऑफ द बॉक्स। और मुझे जो खदशा है, क्योंकि आजकल ये टॉपिक हमारे मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो आई होप के द सेम सिमिलर इजंट फॉलोड इन पाकिस्तान। एंड आई मीन दिस इज स्टिल अ बिट मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि एटलीस्ट लोग तो वोट कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ। श्रीलंका में एक तारीखी इंतखाब हुआ है। 55 साला अनुरा कुमार दिसायानाके ने सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। वो श्रीलंका के 10वें सदर बने हैं और पहले मार्क्सिस्ट सदर बन गए हैं। ये एक हैरान कुन नतीजा है, क्योंकि श्रीलंका में आम तौर पर सदारत चंद ख़ानदानी सियासी घरानों के दरमियान ही घूमती रहती थी, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता था। दिसायानाके की कामयाबी जाहिर करती है कि श्रीलंका के 22 मिलियन लोगों में एक गुस्से की लहर है। ये इंतखाब इतवार 22 सितंबर को हुआ और नताइज का ऐलान शाम को हुआ, बावजूद इसके कि साबिक सदर रानिल विक्रमसिंघे ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। नाज़रीन, ये इंतखाब श्रीलंका के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। दिसायानाके ने 42.3% वोट हासिल किए, जो उनके मुखालफिन से काफ़ी ज़्यादा हैं। सीनियर राइट विंग उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा ने 32.7% वोट हासिल किए, जबकि मौजूदा सदर रानिल विक्रमसिंघे सिर्फ 17.2% वोट ही हासिल कर सके। ये नतीजे जाहिर करते हैं कि श्रीलंका के लोग तब्दीली चाहते हैं। ये पहली बार था कि श्रीलंका में सदारती इंतखाबात का फैसला दूसरे राउंड की गिनती के बाद हुआ, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को पहले राउंड में 50% से ज़्यादा वोट ही नहीं मिले। दिसायानाके की कामयाबी और भी हैरान कुन है जब हम उनके माजी पर नज़र डालते हैं। वो किसानों के बेटे हैं और साइंस में डिग्री रखते हैं। वो पहले एक रुकने पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्हें हुकूमत चलाने का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है और इनकी पार्टी की पार्लियामेंट में सिर्फ 3 नशस्तें हैं। इसके बावजूद श्रीलंका के लोगों ने उनको मुंतखब किया है। वो तब्दीली की अलामत दिसायानाके की शेप में समझते हैं। ये भी दिलचस्प है कि 1980 की दिहाई के आखिर में दिसायानाके एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे, जो श्रीलंका के रहनुमाओं को कत्ल करने और मुसल्लह बगावत के ज़रिए हुकूमत का तख्ता बदलने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, आपने सही जानिब इशारा किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि श्रीलंका के लोग उन ख़ानदानों से तंग आ चुके थे, जैसे कि आप जो है राजापक्सा फैमिली को देखें और जो उनका फिर बाद में हाल हुआ। और ये जो ख़ानदानी सियासत थी श्रीलंका में, या जिसको आप मोरूसी सियासत कहते हैं, वो 8 दिहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज़ होने का बाइस बन रही थी। दिसायानाके ने अपने आप को तब्दीली के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया और उन्होंने वादा किया है कि वो इक़्तिदार संभालने के 45 दिनों के अंदर पार्लियामेंट तहलील कर देंगे और नए इंतखाबात करवाएंगे। ये एक बड़ा वादा है जो लोगों को पुरकशिश लगा। याद रखिए कि दिसायानाके ने ही अपनी पार्टी सदर के तशद्दुद आमेज़ माजी से लाताल्लुकी का इजहार किया है और इसे श्रीलंका के मरकज़ी दायरे की सियासत की तरफ मोड़ा है। लेकिन दिसायानाके के मंशूर में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सरमायाकारों को फिक्रमंद कर रही हैं। उन्होंने टैक्स में भी कमी का वादा किया है, जो IMF के मालियाती अहदाफ पर असरअंदाज हो सकता है। ताहम मुहिम के दौरान उन्होंने नरम रवैया अपनाया और कहा कि वो IMF के साथ मशावरत के बाद ही कोई तब्दीली का फैसला लेंगे। उनकी पार्टी रिवायती तौर पर मजबूत रियासती मुदाखलत, कम टैक्स और बंद मार्केट माशी पॉलिसियों की हामी रही है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो आजकल हमारे पास बहुत
कम एक्चुअली मिसालें दुनिया में मौजूद हैं जहाँ क्लोज्ड मीशतें और जहाँ फ्री मार्केट ना हो कि वो मुल्क प्रोग्रेस कर सके। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, श्रीलंका को इस वक्त इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की ज़रूरत है और उनका जो श्रीलंका का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ टूरिज़म। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टूरिज़म कैसे उनके मुल्क में कंटिन्यू रहेगी अगर इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल एक क्लोज्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट वहाँ ना हो। और नाज़रीन को ये हम याद भी दिलाते चलें कि श्रीलंका 2022 में शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा था। मुल्क में अशिया ज़रूरत की किल्लत हो गई थी और लोगों ने एहतजाज किया। उसके बाद IMF ने $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। अब मीशत में बेहतरी आ रही है और इससे श्रीलंकन करेंसी को भी अगर देखें तो उससे रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन लोगों को महंगाई से निजात चाहिए। IMF डील की वजह से श्रीलंका की मीशत में कुछ बेहतरी तो अभी आ चुकी है, लेकिन इस साल हम आपको बताएं कि पहली बार 3 साल में तरक्की की तवक्को है और महंगाई की शरह 70% की हंगामी सतह से गिर कर सिर्फ 6.5% रह गई है। देशनायाके के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो IMF के प्रोग्राम को जारी भी रखें और किसी न किसी तरह आवाम को सहूलत भी फराहम करें। याद रखिए कि देशनायाके को अपने जोश व खरोश वाली तकरीरों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सख्त करप्शन मुखालिफ इक़दाम और गरीब नवाज पॉलिसियों का वादा किया है, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत भी बढ़ी है। और जहाँ तक कि श्रीलंका की डिस्टेबलाइजेशन की बात है तो मुइज़ मेरे ख्याल से इस वक्त श्रीलंका को एक सोशलिस्ट प्रेसिडेंट की ही ज़रूरत थी, क्योंकि देखें जहाँ तक ओपन मार्केट की बात है ना, जब भी हमने देखा है कि एशियन इकोनॉमीज़ ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की तरफ ही गए हैं। जितनी भी टाइगर इकोनॉमीज़ अपने आप को बहुत सिवियरली जिसको कहते हैं डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रही थी, तो उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की तरफ किया, अपनी मार्केट्स को बंद किया, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहाल किया और उसके बाद ही वो ट्रू सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव कर पाए। Well, that's an interesting objective and obviously there are two sides to a coin. एंड येस, श्रीलंका को वाकई में इस वक्त अगर सोशलिज़म को लोगों ने इतना ज़्यादा एतमाद का इजहार किया है तो वहाँ से उसकी एक उम्मीद रखी जा सकती है कि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आए। ये ज़रूरी नहीं है कि सोशलिस्ट पॉलिसी से मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि श्रीलंका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी जो कि वहाँ बहुत अरसे से चाहिए थी। तो फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोग्रेस सबसे जो उसका प्री कर्सर होता है वो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है। सो लेट्स सी हाउ डज दिस प्ले आउट, बट देन द थिंग रिमेन्स कि श्रीलंका का जो मेन इंजन रनर ऑफ द इकोनॉमी है दैट इज बेसिकली देयर टूरिज्म इंडस्ट्री। सो वी हैव टू सी दैट हाउ डज सोशलिस्ट पॉलिसीज इफेक्ट टूरिज्म या उसका इस पर क्या इम्पैक्ट रहता है, ये देखना बाकी है। लेट्स सी। नाज़रीन, आपको यहाँ आगाह करें कि देशनायाके की पार्टी के पास पार्लियामेंट में सिर्फ 3 नशिस्तें हैं और उसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी पॉलिसीज़ नाफिज करने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ भी काम करना होगा। तो ऑब्वियसली अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब आप देखें ना कि अब एक समझे एक हंग पार्लियामेंट है उनके अंडर एंड ऑब्वियसली अब वो जो उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक मार्क्सिस्ट उनकी पॉलिसीज़ हैं और जो उनके मुखालफिन हैं उसके बिल्कुल टोटल ऑपोजिट है। तो लेट्स सी कि वो किस तरह इस पे वो बैलेंस करते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि उनके जो मुखालिफ साजिद प्रेमदासा हैं जो कि 97 साल के भी हैं, 1993 में एक खुदकुश हमले में वो मारे गए थे और अपने वालिद राणा सिंह प्रेमदासा के साथ सियासत में आए थे। उनकी सीनियर लेफ्ट पार्टी ने अखराजात को कम करने के लिए टैक्स में तब्दीलियों का वादा किया था। ये इंतखाब जाहिर करता है कि श्रीलंका के लोग तब्दीली के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक नए चेहरे को मौका दिया है। अब देखना यह है कि देशनायाके इनकी तवक्कुआत पर कैसे उतरते हैं। कोलंबो यूनिवर्सिटी के सियासी साइंसदान प्रदीप पेरियज ने कहा है कि इंतखाबी नतीजा वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि 2022 में जो बगावत हमने देखी वो ख़त्म नहीं हुई है। लोगों ने मुख्तलिफ सियासी तर्ज अमल और सियासी इदारों की ख्वाहिश के मुताबिक वोट दिया है। देशनायाके इन ख्वाहिशात के अक्कासी करते हैं कि लोग उनके गिर्द जमा हो गए हैं। लुक, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड। और अगर आप श्रीलंका में देखें तो वहाँ पे जो ट्रेंड था वो या तो राजापक्सा की जमात आती थी या कभी जो प्रेमदासा विक्रमसिंघे थे वो आते जाते रहते थे। तो बेसिकली जो लोगों का जो 2022 में व्हाट अनरेवल्ड इन श्रीलंका, वो बेसिकली एक लोगों का गुस्सा था जो कि इंतखाबात में नज़र आया। उन्होंने एक समझे आपके एक अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल फोर्स को उन्होंने मौका दिया है। और अब लेट्स सी हाउ डज दिस प्लान आउट। इंटरेस्टिंगली मैं अभी मेरा कुछ पिछले दिनों में कुछ श्रीलंकन मुस्लिम से मेरी इंटरेक्शन हुई और काफ़ी बड़ी तादाद में। और अब आपको याद होगा कि कोविड के बाद किस तरह वहाँ पे श्रीलंकन मुस्लिम्स को काफ़ी टफ टाइम गुजारना पड़ा और काफ़ी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ राजापक्सा के दौर में रही। तो मुस्लिम्स को अभी भी खदशा है कि जो श्रीलंका की जो सियासी जमातें हैं, जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है जो है तो सिर्फ 2%, उनको वो सही तरह केटर नहीं करती या वो
मुसलमानों को अपनी जो आज़ादी से रहने के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं फराहम करी, तो ये ख़दशा ज़रूर मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि अब सोशलिस्ट पार्टी आई है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सबको जो है जीने का या सबको अपना जो है प्रैक्टिस करने का मौका देगी। डिस्कस किया कि श्रीलंका एक बहुत ही टेरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और उसके बाद आवाम का ऑब्वियसली उन सेम पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ में एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था जो आज तक अपने बुरे फैसलों के ज़रिए इस पोजीशन पर श्रीलंका को लेकर आई थी। तो जहाँ तक सोशलिस्ट पार्टीज़ की बात है, वहाँ उनकी ज़रूरत हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में सिर्फ इसलिए ही नहीं होती कि वो जीतें या हारें, लेकिन इसलिए भी होती है कि वो किसी किस्म का मौक़िफ़ पेश करें जो अवामी मौक़िफ़ हो, जो ट्रूली अवामी मैंडेट को रिप्रेजेंट करे, जो अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाए। अब टैक्स कम करना IMF को हमेशा बुरा लगता है, लेकिन अवाम के लिए हमेशा रिलीफ का बायस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सोशलिस्ट पार्टी फाइनली श्रीलंका की आवाम को वो रिलीफ देगी जो वो डिज़र्व करते हैं, और शायद आने वाले वक्तों में हमारे यहाँ भी कोई सोशलिस्ट पार्टी जो है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। बिल्कुल, देखें क्योंकि टैक्सेस तो काफ़ी खैर हाई यहाँ पे भी हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन श्रीलंका। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी टू लुक एट इन द कमिंग ईयर्स। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।